नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम हाजिर हैं दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि विस्फोट में आखिरकार आज वो कौन-कौन सी खबरें हैं जिन पर रहेगी हमारी नजर। आज सबसे पहले हम बात अमेरिका और ईरान की करेंगे, जहां अमेरिका के ईरान के खिलाफ ऐसे प्लान तैयार किए हैं जिसके सफल होने की गारंटी दी जा रही है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ईरान को अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए राजी करना चाह रहा है, जबकि ईरान अपनी जिद पर अड़ा है। लिहाजा अब अमेरिका का खास प्लान ईरान को सरेंडर करवा सकता है। इस प्लान के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा प्लान है जिसके बारे में इतनी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर में हम बात ईरान की रणनीति पर भी करेंगे। दरअसल ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि केवल परमाणु कार्यक्रम पर ही बात की जाएगी, किसी भी दूसरे मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान अपनी शर्तों पर ही बातचीत की मांग पर अड़ा है तो फिर इसका मसला क्या निकलेगा? आखिर क्यों ईरान इतना समय ले रहा है? वो बातचीत की प्रक्रिया को और ज्यादा लंबा खींचने का प्रयास क्यों कर रहा है? आज हम अब इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और वहीं तीसरी बड़ी खबर में रूस यूक्रेन के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें यूक्रेन एक तरफ पूरी तरीके से कह रहा है कि वो चाहता है शांति वार्ता हो और वो सफल हो। यूक्रेन एक तरह से रिचार्ज भी हो गया है इसके लिए। उसके हमले पहले से ज्यादा घातक भी हो गए, भीषण भी हो गए हैं शांति के नाम पर। उसके निशाने पर रूस के बहुत सारे शहर भी है, फ्रंट लाइन पर रूसी ठिकाने भी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लगा है जो उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा गया है। और ये भी आपको समझाएंगे कि ईरान और यूक्रेन का कनेक्शन क्या निकल करके सामने आ रहा है अब इस युद्ध में, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया कि ईरान और रूस का क्या कनेक्शन है, लेकिन अब दूसरा फ्रंट फुट भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के निशाने पर ईरान का तेल कारोबार नजर आ रहा है। चीन को तेल सप्लाई रोकने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका इसके ऊपर टैरिफ और प्रतिबंध लगा सकता है। आपको बताया कि पहले ही ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि ईरान से जो कोई व्यापार करता है उसे वो व्यापार छोड़ देना चाहिए। ऐसे में सबसे पहले जिस पर निशाना लगा है वो चीन पर है। चीन को तेल सप्लाई रोकने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका इसके लिए टैरिफ और प्रतिबंध भी लगा सकता है। ईरान के समुद्री रास्ते से तेल का 80% हिस्सा खरीदता है चीन, और अब ऐसे में अमेरिका कह रहा है कि वो 25% तक अतिरिक्त टैरिफ चीन के ऊपर लगा सकता है। यानी चीन को एक बार फिर से दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। और ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि अगर बातचीत करनी है तो कारोबार पर लगे हुए जितने प्रतिबंध है सबसे पहले वो हटाओ, और अगर वो नहीं हटाते हैं तो बातचीत की प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। लेकिन अमेरिका खुल करके इसमें ऐलान करते हुए नजर आ रहा है कि बातचीत तभी होगी जब शर्तों को माना जाएगा, और उसने कारोबार पर प्रतिबंध पहले ही थोप दिए थे जो दूसरे दौर की वार्ता हुई थी ओमान में। अब ऐसे में एक बार फिर से ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि टैरिफ और प्रतिबंध लगाएंगे चीन पर, क्योंकि चीन ईरान के समुद्री रास्ते से तेल का 80% हिस्सा खरीदता है। अब एक और बड़ी जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि वार्ता को लेकर के ईरान का जो रुख है वो सख्त नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री है अब्बास अराक्ची, वो समय समय पर बयान देते रहते हैं। उनकी तरफ से एक और बयान दे दिया गया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। उन्होंने कहा कि IRGC पर कोई बातचीत नहीं होगी। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि IRGC पर कोई बातचीत नहीं होगी, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम पर भी हम कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। अब उनका जो ये मिसाइल प्रोग्राम है उस पर उन्हें कोई बातचीत नहीं करनी है। उनका कहना है कि हमें इससे दूर दूर तक कोई नाता समझ में नहीं आता अमेरिका का, कि हम एक राष्ट्र और हम अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल प्रोग्राम बनाना चाहें या फिर हम IRGC को बढ़ावा देना चाहें, वो हमारा ईरान का घरेलू मुद्दा है। हम उसके लिए अमेरिका से क्यों बात करें और हम उस पर कोई प्रतिबंध क्यों स्वीकार करें? अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो भी मिसाइल प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं वो उस पर नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि मिसाइल का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये मिसाइल का प्रोडक्शन हर दिन 40 कर दिया गया है और महीने में 300 और साल भर में 2400 मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए ईरान अब जाना जाने लगा है। अमेरिका कह रहा है कि इस पर भी बातचीत करनी है। ईरान कह रहा है कि इस पर कोई बातचीत नहीं करनी हमें, ना हम कोई मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे, ना हम IRGC पर बात करेंगे, ना ही हम सेना से जुड़े हुए किसी भी घटनाक्रम पर कोई बातचीत करेंगे। हम इसके लिए अमेरिका को अलाउ नहीं करते। अमेरिका हमारे ऊपर लगे हुए कारोबार प्रतिबंध को हटा दे और उसके बाद हम किसी भी तरीके की बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत के सारे रास्ते खुले हुए हैं, परमाणु वार्ता हम कर लेंगे, लेकिन और किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। अब दो खबरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ अमेरिका ये तैयारी कर रहा है कि चीन के ऊपर वो अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, क्योंकि वो यानी कि चीन ईरान के साथ कारोबार करता है। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हम
परमाणु मुद्दे पर तो वार्ता करेंगे, लेकिन उसके अलावा ना हम IRGC पर आकर के बातचीत करने वाले हैं और ना ही हम किसी और मुद्दे पर बातचीत करने वाले। और ये उनके उप विदेश मंत्री की तरफ से भी कहा गया है, विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया है। यानी स्पष्ट है, ईरान के हर नेता की तरफ से एक स्पष्ट और क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि बातचीत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ परमाणु पर ही होगी, उसके अलावा किसी और पर नहीं होगी। तीसरे दौर की बातचीत क्योंकि पेंडिंग है, लेकिन तीसरे दौर की बातचीत के पहले जिस तरीके से ये उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उसे लेकर के हर बार एक ही प्रतिक्रिया सामने आती है कि हम इन प्रतिबंधों की वजह से ना तो झुकने वाले हैं और ना ही अमेरिका की मर्जी की करने वाले हैं। अब अगर ऐसे में अमेरिका की मर्जी की नहीं होती है तो ईरान को क्या भुगतना पड़ सकता है, देखिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग के लिए तैयार है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ ईरान पर तबाही मचा सकते हैं। अरब सागर में अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड कैरिबियन सी से अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। वो अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर स्ट्रेट पार करके भूमध्य सागर में दाखिल होगा। जहां से वो स्वेच नहर के जरिए लाल सागर और फिर बॉबल मांदे पार करके अरब सागर तक पहुंचेगा। अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W बुश को तैयार रहने को कहा है। यानी उसे किसी भी समय कूच का आदेश मिल सकता है और वो भी ईरान को शमशान में बदलने के लिए निकल सकता है। अमेरिका हर हाल में ईरान की खामनेई सरकार को झुकाना चाहता है और यही वजह है कि ट्रंप अब 3T की रणनीति पर चल रही है। इसके तहत टॉक्स यानी बातचीत की जा रही है, थ्रेट यानी धमकी दी जा रही है और टारगेट यानी ईरान में टारगेट सेट किए जा चुके हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान तैयार है। माना जा रहा है कि इसके तहत ही ईरान को संदेश भेजा गया है कि या तो वो परमाणु करार के लिए तैयार हो जाए और या फिर तबाही के लिए तैयार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तो दावा कर डाला, उन्होंने तो कह दिया कि ट्रंप खामनेई से मुलाकात के लिए तैयार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर खामनेई चाहे तो ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। अब खामनेई झुकेंगे या नहीं, ये फैसला उनका है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वार्ता के दरवाजे खुले हैं, लेकिन युद्ध का दरवाजा भी बंद नहीं किया गया है। तो
अमेरिका ने तो अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है और अमेरिका अपने इस पूरे प्लान के साथ आगे बढ़ भी रहा है। उसकी तरफ से पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा गया था, उसके बाद यूएसएस आर4 को भी आगे बढ़ा दिया गया, जेराल्ड को आगे बढ़ा दिया गया है। अब माना ये जा रहा है कि अमेरिका एक तरफ तो ये कह रहा है कि वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बार बार अपने जो युद्धवाहक विमान हैं, जो पोत हैं, उन्हें भेज रहा है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान में मौजूद किन किन ठिकानों को टारगेट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मिसाइल बेस की, जिसमें मध्य ईरान में इमाम अली मिसाइल बेस मौजूद है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों का लॉन्च पैड है। इसके अलावा पार्ची मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी है, जो अमेरिका के निशाने पर हो सकता है, ये माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर ही मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर है। इसके बाद बात करते हैं एयरबेस की, जहां पर अमेरिका कभी भी तबाही ला सकता है। तेहरान में मौजूद मेहराबाद एयर स्टेशन पर फाइटर जेट तैनात रहते हैं, तो उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा हमादान में भी, जहां पर शाहिद नोजे एयरबेस का इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन में होता है, उसको भी दहलाया जा सकता है। जबकि पश्चिमी ईरान में मौजूद केरमान एयरबेस पर रूस से मिले फाइटर जेट्स की तैनाती रहती है, तो उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिमी ईरान में ही मौजूद तबरीज एयरबेस पर भी रूस से मिले फाइटर जेट तैनात है। अब बात करते हैं ईरान के उन नेवल बेस की जो अमेरिका का निशाना हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात फारस की खाड़ी के करीब मौजूद बंदर अब्बास नेवल बेस की कर लेते हैं, जहां दक्षिणी बेड़े की तैनाती रहती है। इससे निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी के करीब मौजूद बुशर बेस पर भी अहम टारगेट हो सकता है। यह बुशर न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। इसके साथ ही IRGC बेस पर भी निशाना साधा जा सकता है। पश्चिमी ईरान में मौजूद केरमान शाह अमेरिका के टारगेट पर हो सकता है, और ये ईरान के प्रॉक्सी का कमांड सेंटर भी है, इसलिए ये निशाने पर हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका के निशाने पर वो कौन कौन से ठिकाने हैं ईरान की, जो कि निशाने पर है, और इसके साथ साथ अमेरिका उन्हें कभी भी दहला सकता है, क्योंकि अब तो अरब सागर में दो युद्धवाहक पोत भेज दिए गए हैं। ऐसे में अमेरिका की तैयारी एक बड़े स्तर की हो गई है, लेकिन बातचीत का जो दिखावा चल रहा है वो भी जल्द आने वाले समय में तीसरे दौर में पहुंचने वाला है। अमेरिका और इजराइल की मांग साफ है, ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए। अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करें। अरब में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों को मदद देना बंद करें और चीन को तेल की सप्लाई का भी रोकना। यानी अमेरिका के निशाने पर एक और ईरान का तेल कारोबार है, दूसरी ओर चीन है। चीन ईरान से तेल के आयात के लिए डार्क फ्लीट का इस्तेमाल करता है। ये जहाज अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS बंद करके अमेरिकी टास्क फोर्स को चकमा देने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि चीन ही ईरान से तेल आयात के लिए शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है। ईरान के खाल पोर्ट से ओमान की खाड़ी होते हुए तेल टैंकर मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करके मलेशिया के जोहोर समुद्री क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहाँ ईरान के तेल टैंकर से तेल शिफ्ट किया जाता है, जिन पर किसी तीसरे ही देश का झंडा लगा होता है। इन जहाजों से तेल चीन के शेनझेन पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। चीन को तेल की सप्लाई रोकने के लिए अमेरिका के जहाज अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक चीन ईरान के समुद्री रास्ते से भेजे जाने वाले तेल का 80% से ज्यादा खरीदता है।
पिछले साल चीन ने रोजाना औसतन 13.8 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदा। ये उसके कुल कच्चे तेल के आयात का तकरीबन 13.4% था। इस कार्रवाई से एक ओर तो ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन को तेल की सप्लाई भी प्रभावित हुई। वहीं गाजा में इस्राएल का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का अटैक हुआ है। हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हमास से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां गाजा में इस्राएल का एक बार फिर से विध्वंसक हमला देखने को मिला है। इस दौरान हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, और हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर तक सामने आ रही है। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, उसके बाद से आज तक इजराइल की तरफ से ये कसम खाई गई है कि जब तक हमास के एक एक आतंकवादी को नहीं मार गिराते हैं, तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं। और अभी भी वहां पर यानी गाजा में इजराइल के बहुत सारे आपको टैंक घूमते हुए नजर आ जाएंगे। और आईडीएफ ने एक बार फिर से जब हमास के ठिकानों को निशाना बनाया, तो हमास के कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें भी सामने आने लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से जहां ये बातचीत चल रही है पीस प्लान को लेकर के, जहां गाजा को फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर के बाकायदा पीस ऑफ बोर्ड, एक बोर्ड ऑफ पीस करके एक पूरा उन्होंने संगठन अमेरिका ने खड़ा कर दिया है। लेकिन उस सब के बावजूद अभी भी इजराइल ये कह रहा है कि हम तो हमास के आतंकियों को पूरी तरीके से तबाह करके छोड़ेंगे, और उनकी तरफ से ऐसा किया भी जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल की कार्रवाई देखने को मिली है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा तक कर दिया गया है। ये दक्षिण लेबनान में हुआ है, जहां इजराइल ने सिर्फ गाजा में हमला नहीं किया बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले किए हैं। आईडीएफ के ड्रोन यूनिट ने यहाँ पर जबरदस्त अटैक किए हैं। ये आईडीएफ की तरफ से जब जबरदस्त अटैक किया गया है लेबनान में, साउथ लेबनान ये बताया जा रहा है, तो उसके बाद एक बड़ी तबाही यहाँ पर देखने को मिली है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग नजर आ रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह हो, हूती हो, वो हमास के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसे में इजराइल का मुकाबला सिर्फ हमास से नहीं बल्कि H3 यानी हमास, हिजबुल्लाह, हूती से है। तो हिजबुल्लाह को भी जगह जगह पर ये याद दिलाया जाता है कि यही उनकी नियति है। लेबनान में घुस करके इजरायली डिफेंस फोर्स उनका ये हाल कर रही है। ड्रोन से उनके ऊपर निशाना साधा गया है, तो यहाँ पर ये गाड़ियों में आग लगी हुई नजर आती है। जो हिजबुल्लाह के आतंकी है उन्हें भी नुकसान पहुंचा। ये ईरान का ही प्रॉक्सी संगठन कहा जाता है, हिजबुल्लाह हो या हूती। इजराइल हमेशा ये आरोप लगाता है कि ईरान ही वो है जो इन्हें हथियार उपलब्ध करवाता है। अब ये दो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है। आईडीएफ ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि इजराइल के ऊपर जो नजरें उठा करके देखेगा उसे झुका देंगे। हमास के ऊपर हमला किया, हमास के कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया, ड्रोन यूनिट ने जबरदस्त अटैक किया है आईडीएफ के, और एक बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह का कर दिया है, वो भी उसी के घर के अंदर, लेबनान के अंदर घुस करके। ये तस्वीरें ये बताती हैं, ये खबरें ये बताती हैं कि इजराइल ने जो कहा था, जो ठाना था, वो आज भी उसी पर आगे बढ़ रहा है और उसी तरीके से निशाना बना रहा है जैसा कि उसकी तरफ से कहा गया था। लेकिन ये अभी सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है। ये भले ही कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि वो वापस से गाजा में जीवन को फिर से एक बार साधारण पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये हो पाएगा जब इजरायली डिफेंस फोर्स इस तरीके से हमास के आतंकियों को निशाना बना रही है? समंदर में अमेरिका की सैन्य तैयारियां सबको नजर आ रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर तक तैनात है, फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स तैयार है। लेकिन ईरान का एक और दुश्मन चोरी छिपे जंग की तैयारी कर रहा है।
इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉक्सी गुटों को कमजोर करना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार ईरान पर भी दबाव बना रहे हैं। उधर इजराइल की सेना लगातार प्रॉक्सी गुटों पर हमले कर रही है। इजराइल की सेना लगातार लेबनान और गाजा पर हमले कर रही है। आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला रहा है। पिछले करीब 15 दिन से लेबनान में बमबारी की जा रही है। इजराइल की कार्रवाई में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए, जबकि कई सीनियर कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं। गाजा में भी हमास के लड़ाके एक्टिव हो गए हैं, लिहाजा गाजा में भी संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। अमेरिका और इजराइल के लिए लाल सागर में मौजूद हूती लड़ाके भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इजराइल का फोकस हिजबुल्लाह और हमास पर है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हमास नेताओं की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि इस दौरान हमास कमांडर्स को ईरान की ओर से बड़े निर्देश दिए गए। अमेरिका और इजराइल का प्लान साफ है। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो युद्ध के दौरान अमेरिका या इजराइल के लिए मुसीबत न बन पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे आखिरकार कहां पर मौजूद हैं, जहां निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका के सैन्य बेस कहां से ये निशाना साध सकते हैं। सबसे पहले बात अगर तुर्की की जाए तो इंसरलिक एयरबेस है, अमेरिका का सामरिक एयरबेस है ये, जहां परमाणु हथियार मौजूद है और यहां से वो ईरान को निशाना बना सकता है। इसके बाद बात अगर कुवैत की करें तो यहाँ पर अरीफ जान बेस से 13,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक यहाँ पर मौजूद है और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कमांड हब है। ये सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है अमेरिका का। ये यहाँ पर 13,000 सैनिक उसने तैनात किए हुए हैं। वही इराक में अल असद एयरबेस है, सबसे बड़ा अमेरिकी बेस इसे भी कहा जाता है। एयरबेस कुर्दिस्तान नॉर्थ इराक, ये यहाँ पर है। ये तुर्की, इराक, कुवैत और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ईरान, यानी हर जगह से वैसे भी घेरा हुआ है अमेरिका ने उससे। जब चाहे ईरान के ऊपर वो बमबारी शुरू कर सकता है। इसके बाद आते हैं मुअफ्फफ साल्ती एयरबेस जॉर्डन। F-15E स्ट्राइक ईगल विमान तैनात है और ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का ये अहम केंद्र है। अब कहां पर अगर आप बात करेंगे, यहाँ आप देखेंगे जॉर्डन यहाँ है, तुर्की, इराक, कुवैत, जॉर्डन और ये ईरान। इसके अलावा भी उसके बहुत सारे ऐसे एयरबेस हैं जो कि उसने मिडिल ईस्ट में पहले से तैयार किए हुए हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी मिडिल ईस्ट के इन एयरबेस का इस्तेमाल करके वो दुश्मन देश को मजा चखा सकता है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। यूएस एयरफोर्स की भी मजबूत मौजूदगी है ईरान पर नजर रखने के लिए। यूएई का अल दफ्रा एयरबेस है। F-22 रैप्टर और MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात है। एयरफोर्स के रडार का अहम केंद्र है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर तैनात रहते हैं। ये यूएई है, ये सऊदी अरब है। इस तरीके से ये पूरी तरीके से घेर करके रख रहा है ईरान को। और ओमान की बात करें तो सीव मस्कट के पास मसीरा द्वीप, एक द्वीप एयरबेस है। इसके अलावा तीसरा और थुमराइट दक्षिण ओमान में, यहाँ पर उसने 3 एयरबेस अमेरिका ने बना रखे हैं। ये ओमान की स्थिति है। ये मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर अमेरिका ने अपने एयरबेस को बनाया हुआ है, जिसमें ओमान, कुवैत, इराक, तुर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब, हर जगह उसने अपने सेना को सिर्फ भेजा हुआ नहीं है बल्कि अपने एयरबेस बना करके
ये बता दिया है कि जब भी मिडिल ईस्ट में जरूरत पड़ेगी, यानी मिडिल ईस्ट में उसकी मौजूदगी तगड़ी है। अमेरिका को जब जरूरत पड़ेगी जिस भी मिडिल ईस्ट के देश पर निशाना साधने के लिए, हर जगह उसका एयरबेस तैयार बैठा हुआ है और वो वहां से उस पर निशाना साध सकता है। तो ओमान तक ये इसीलिए बार बार अमेरिका इतना दम भरता है। और ईरान जब घिरा हुआ है तो उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। वो बोलता जरूर है कि हम बातचीत करेंगे, अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे, लेकिन क्या वो अपनी शर्तों पर मनवा पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो एयरबेस है ये बताते हैं कि अमेरिका की तैयारी कितनी तगड़ी है। इस सब के बीच जानकारी है कि ईरान से जंग की आशंका के बीच अमेरिका का एक्शन देखने को मिला है और अगली पीढ़ी के छोटे परमाणु रिएक्टर का इस दौरान प्रदर्शन किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ये ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने एक्शन दिखाया है परमाणु रिएक्टर का प्रदर्शन करके। कैलिफोर्निया से यूटा पहुंचाया गया है परमाणु रिएक्टर, कैलिफोर्निया से पहुंचा दिया गया है यूटा, उसे शिफ्ट किया गया है। और ये पहली बार हुआ है कि किसी परमाणु रिएक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कर दिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैलिफोर्निया से यूटा शिफ्ट करने की ये तस्वीरें हैं परमाणु रिएक्टर को। ये परमाणु रिएक्टर को यहाँ से लेकर के जा रहे हैं और इसे बाकायदा शिफ्ट किया गया है। ये अपने आप में इतिहास में दर्ज घटना हो जाएगी कि ऐसा पहली बार होगा जब कैलिफोर्निया से यूटा किसी परमाणु रिएक्टर को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सब कुछ ईरान से जो हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं उस वजह से किया जा रहा है? क्योंकि ये ईरान से तनाव के बीच में ही उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। किस तरीके से उनके जो सेना के जवान हैं वो इस रिएक्टर को शिफ्ट करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसे एक जगह से यानी कैलिफोर्निया से यूटा लेकर के जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका के अंदर ही है ये, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है। जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव, उस सब के बीच में एक बड़ी तैयारी कुछ ऐसी भी नजर आती है। ये परमाणु रिएक्टर है जिसे इस एयरफोर्स के विमान के माध्यम से शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। नौसेना के विमान, एयरफोर्स के विमान की वजह से इसे शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। यानी अब अमेरिका और ज्यादा आगे बढ़ने की तैयारी में जुट गया है। ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो ये कह दे कि मिडिल ईस्ट में ही हमने कहीं इस पर शिफ्ट कर दिया है। ये बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो यही इंगित करते हैं कि अमेरिका ये कदम भी बहुत जल्द उठाने वाला है। अमेरिकी सेना की तैयारियां पुख्ता हैं। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं। हिंद महासागर में बॉम्बर्स तैयार हैं। ईरान के उत्तर की ओर अमेरिकी कमांडो पहुंच चुके हैं। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अरब सागर की ओर बढ़ रहा है, जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अलर्ट मोड पर है। इस बीच अमेरिका ने अगली पीढ़ी का छोटा परमाणु रिएक्शन कैलिफोर्निया से यूटा पहुंचा दिया। माना जा रहा है कि इसका परीक्षण सैन्य ठिकानों को स्थायी और सुरक्षित बिजली देने के लिए किया जाएगा। अमेरिका ने अपनी रक्षा और ऊर्जा नीति में बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने अगली पीढ़ी का एक परमाणु रिएक्टर C-17 के जरिए कैलिफोर्निया से यूटा पहुंचाया। यह हिस्सा एक तकनीकी परीक्षण नहीं, बल्कि भविष्य की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ये छोटा लेकिन बेहद आधुनिक परमाणु रिएक्टर कैलिफोर्निया की मार्च एयर रिजर्व बेस से यूटा के हेड एयरफोर्स बेस तक पहुंचा। इसे यूटा सैन राफेल एनर्जी लैब में जांच और परीक्षण के लिए रखा जाएगा। यहाँ रिएक्टर की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।
सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस रिएक्टर के जरिए कोई संदेश देना चाहता है। रक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य मजबूती का कदम बताया जा रहा है, लेकिन जब अमेरिका की कई देशों से तनातनी चल रही है, ऐसे समय में रक्षा ठिकानों को स्वतंत्र ऊर्जा का स्रोत बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। C-17 ग्लोमास्टर का उपयोग करके इसे शिफ्ट तो कर दिया गया है यूटा में, लेकिन अब इसे भविष्य की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। खबर यह है कि ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दे दिया है ईरान से समझौते पर। डील नहीं तो इजराइल को हमले की खुली छूट है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमले की छूट ट्रंप की तरफ से दी गई है। ये नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। 3 घंटे तक एक बंद कमरे के भीतर बातचीत, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उसके बाद सीधे इजराइल की ओर नेतन्याहू की रवानगी। लेकिन उसके बाद ट्रंप के एक बयान ने यह साबित कर दिया है कि आखिरकार उस बंद कमरे के पीछे बातचीत क्या हुई थी। अब ये ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर डील नहीं होती है तो इजराइल को हमले की पूरी छूट है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमले की छूट दी गई है और ये कहा भी गया था इजराइल की तरफ से भी, नेतन्याहू की तरफ से भी, कि अगर ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं रुकते हैं तो हम बिना सोचे समझे इनके ऊपर हमला कर देंगे। और इसके लिए हम अमेरिका से भी किसी भी तरीके की ना तो मदद मांगेंगे और ना ही अमेरिका का पक्ष सुनेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने छूट दे दी है, हमने ये छूट दे दी है कि अगर ईरान से समझौता नहीं होता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पीछे नहीं हटता है, तो इजराइल को पूरी छूट है कि वो हमला कर दे। ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हम बातचीत प्रोग्राम पर करेंगे, परमाणु प्रोग्राम पर, बैलिस्टिक मिसाइल पर नहीं। लेकिन ये ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमला करने की पूरी छूट है। अब ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान क्या है, जरा वो जान लीजिए। प्रतिबंध हटे तो ईरान समझौते के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ये रवानची है। उप विदेश मंत्री उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन वो एक और मुद्दा इसमें जोड़ते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि यूरेनियम संवर्धन पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। माजिद तख्त रवानची इनका नाम है, जो कि ईरान के उप विदेश मंत्री है, और ये भी यहाँ पर इस बात को दोहराते हैं कि यूरेनियम संवर्धन पर ही चर्चा होगी, बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई चर्चा नहीं होगी। उनकी तरफ से आगे ये भी कहा गया कि बैलिस्टिक मिसाइल पर हम किसी तरीके से कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। चर्चा होगी तो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम संवर्धन पर। अब 2 खबरें हैं, जरा समझिए इन्हें। कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर मिसाइल प्रोग्राम पर इजराइल चाहे तो जाकर के हमला कर सकता है, हमारी पूरी छूट है, क्योंकि ईरान इस पर रुकने वाला नहीं है। ईरान ये कह रहा है, ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवानची, उनका ये कहना है कि हमने भी ये कह दिया है कि अगर प्रतिबंध हटेंगे तो बातचीत होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत होगी। किसी भी तरीके से बातचीत जो है वो इस मुद्दे पर नहीं होने वाली है कि हम मिसाइल बनाएं या ना बनाएं। अब देखिए कि ये पूरा जो रुख है दोनों देशों का, चाहे फिर वो ईरान का हो चाहे फिर इजराइल का, और उसमें अमेरिका की मौजूदगी हो, तो क्या क्या संकट के बादल ईरान पर लेकर के आएगी, जरा देखें। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दूसरे दौर की वार्ता होने जा रही है। दोनों ही पक्ष तैयार हैं। अमेरिका अपनी शर्तों पर बातचीत चाहता है, तो वही ईरान ने साफ कर दिया है कि वो केवल परमाणु कार्यक्रम पर ही बात करेगा, बाकी किसी भी मुद्दे पर नहीं। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवानची ने कहा कि अगर ईरान पर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा लिए जाए तो वो परमाणु समझौते के लिए तैयार है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवानची का कहना है कि अब अमेरिका पर निर्भर करता है कि वो ये साबित करे कि वो वास्तव में समझौता चाहते हैं, तो रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि ईरान हमेशा से ही ये कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। ऐसे में सवाल ये कि फिर परमाणु संवर्धन का स्तर 60% से ऊपर ले जाने का क्या मकसद है? यानी ये भी संभव है कि बातचीत की आड़ में ईरान समय ले और अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरा करके
एटम बम बना ले, जिसके बाद ये तय है कि अमेरिका और ईरान के लिए उस पर काबू करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस बीच खबरें आ रही है कि ईरान ने अपनी परमाणु साइट्स को सुरक्षित कर लिया है, उन्हें कंक्रीट की दीवारों से सुरक्षित कर लिया है। उनके आसपास एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जा चुके हैं। साथ ही उन्हें सैटेलाइट की नजर से बचाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। खबर यह भी है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस शिफ्ट कर सकता है, यानी रूस में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरा हो सकता है और ईरान का बम रूस में बन सकता है। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान की तैयारियां पुख्ता हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं ईरान का सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहले बात S-400 और S-300 की करते हैं, जिसकी रेंज बताई जा रही है कि 400 किलोमीटर है, जबकि अगर हम बाबर 373 की बात करें तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और इस पर सैयद 4B मिसाइल तैनात रहती है हमेशा। इसके अलावा हम बात करें खुर्दाद 15 की तो इसकी रेंज 45 किलोमीटर है। यह सिस्टम मोबाइल ट्रकों पर लगा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट किया जा सके। और भी है उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड खुर्दाद, यह सिस्टम भी ट्रकों पर लगा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। 9 डे शॉर्ट रेंज, नीचे उड़ान भर रहे टारगेट नेस्तनाबूद इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में मजबूती लेकर के आया है ईरान और इसकी वजह से उसने अपने आप को सुरक्षा भी प्रदान कर ली है, जिसमें S-400 है, S-300 है, बाबर 373 है, थर्ड खुर्दाद है। ये तमाम ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसे मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है तो क्या सच में उसे ये मजबूती इन सुरक्षा कवच की वजह से मिलेगी? ईरान ने एक तरफ तो बातचीत का दरवाजा खुला रखा है तो वहीं दूसरी ओर अपनी हिफाजत और पलटवार की पुख्ता तैयारी कर ली है। ईरान ने नोटम जारी किया है, मिसाइलों की टेस्टिंग की जा रही है, एयर डिफेंस सिस्टम चेक किए जा रहे हैं ताकि जंग की सूरत में कोई भी गड़बड़ी ना हो। IRGC ने अपना कमांड सेंटर विकसित किया है। ईरान जानता है कि जंग होने पर अमेरिका और इजराइल का सबसे पहला टारगेट ईरान का संचार सिस्टम होगा। लिहाजा ईरान ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। ईरान ने खास नेटवर्क तैयार किया जिसके जरिए मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। ईरान में मोसाद के एजेंट्स विद्रोहियों को उकसाकर आंतरिक हालात फिर से खराब कर सकते हैं। लिहाजा ईरान सरकार विद्रोहियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के जवान लगातार ड्रिल कर रहे हैं ताकि जंग के समय में कोई भी दिक्कत ना हो। खबर है कि ईरान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लाया गया है और उन्हें सेना की वर्दी दी गई है। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ने में माहिर होते हैं, लिहाजा उन्हें ईरान के परमाणु साइट्स की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर ठिकाने परमाणु के नीचे बने अंडरग्राउंड टनल में ही है। माना जा रहा है कि अमेरिकी कमांडो इराक ईरान सीमा पर मौजूद जाग्रोस पर्वत पर बने
तस्करी रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुर्द लड़ाकों को इन रास्तों की अच्छी जानकारी होती है और वो अमेरिकी जवानों की मदद कर सकते हैं। साफ है कि अमेरिका के हर संभावित कदम का अंदाजा लगाकर ईरान अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, ताकि ना तो अमेरिकी वार कामयाब हो और ना ही पलटवार में कोई कमी रह जाए। If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन की, जहां यूक्रेन का रूस के बेलगोरोद पर हमला देखने को मिला है। थर्मल पावर प्लांट को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने हिमारस सिस्टम से यह हमला किया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने किस तरीके से रूस के बेलगोरोद पर हमला किया है और उसे दहला दिया है। बेलगोरोद पर यह बड़ा निशाना साधा गया है। थर्मल पावर प्लांट को एक बड़े नुकसान का दावा किया गया। उसके लिए बाकायदा यूक्रेन ने हिमारस सिस्टम का इस्तेमाल किया है और यूक्रेन इस सिस्टम का इस्तेमाल करके जगह जगह रूस में तबाही लेकर के आ रहा है और उसकी तरफ से एक बार फिर से रूस के बेलगोरोद को नुकसान पहुंचाया गया है। वहां थर्मल पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाने का सीधा सा मतलब यह है कि वहां पूरे तरीके से बिजली सप्लाई सिस्टम को ठप कर दिया जाए। जैसा रूस करता है यूक्रेन के साथ, वही यूक्रेन उसे दे रहा है बराबर करके। उसका कहना है कि हमारे साथ जो हो रहा है हम भी वही करने वाले हैं रूस के साथ, और रूस के साथ वो कर भी रहा है। थर्मल पावर प्लांट को बार बार वो नुकसान पहुंचाता है। आपको पता होगा, रूस हो या फिर यूक्रेन हो, जबरदस्त ठंड का कहर यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे में दोनों ही देशों की तरफ से ये कोशिश की गई है कि थर्मल पावर प्लांट को पहले निशाना बनाया जाए, ऊर्जा संयंत्रों को तबाह किया जाए, ताकि वहां से लोग या तो विस्थापित होने के लिए मजबूर हो जाएं या फिर दोनों ही देश एक दूसरे के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाए। इसीलिए एक बार फिर से जब हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से रूस के बेलगोरोद में, तो थर्मल पावर प्लांट को ही नुकसान पहुंचाया गया है और इसके लिए बाकायदा हिमारस सिस्टम से यह हमला किया गया है। एक और बड़ी जानकारी है कि रूस को फरवरी में बड़ी कामयाबी मिली। रूस के चीफ ऑफ स्टाफ गैरिसिमोव का यह दावा है कि यूक्रेन के 12 ठिकानों पर रूस के कब्जे है। उनकी तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। ये रूस के चीफ ऑफ स्टाफ है, उनका यह दावा है कि उसने यूक्रेन के 12 ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। यानी एक बड़ी कामयाबी उसे मिली है और इसके लिए वो कह रहे हैं कि इसी महीने में, फरवरी के महीने में ये बड़ी कामयाबी मिली है। रूस के चीफ ऑफ स्टाफ का अगर ये दावा सच है तो यूक्रेन के हार की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि यूक्रेन कहता है कि वो 1 इंच जमीन भी अपनी नहीं देने वाला है। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस फ्रीक्वेंसी से ये हमले किए जाते हैं, उसमें सीधा सा झटका यूक्रेन को बार बार लगते हुए देखा गया है। अब ये आर्मी चीफ की तस्वीर है, चीफ ऑफ स्टाफ की तस्वीर है, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमने फरवरी में जो हमला किया था, उस हमले की वजह से यूक्रेन के 12 ठिकानों पर हमने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ये कहता है कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। रूस ये कह रहा है कि उसने 12 ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। यानी अब क्या कोई और रास्ता ज़ेलेंस्की के सामने नहीं बचा है? क्या वो घुटनों पर आ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि जमीन नहीं देंगे, लेकिन रूस ये कह रहा है कि हमें जमीन चाहिए ही नहीं, हम उसे खुद हथिया लेंगे। और कैसे? बार बार हमले करके। और अब ये कहा जा रहा है, आर्मी की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से, कि हमने जो हमला किया है उसमें 12 ठिकानों पर कब्जा भी कर लिया है। सिर्फ ये हमला नहीं किया गया है, बल्कि हमने 12 ठिकानों पर कब्जा किया है और इसकी सीधे से मायने ये है कि यूक्रेन के आधी से ज्यादा जमीन पर रूस का कब्जा हो गया है। और अगर ऐसा है तो रूस फिर ये जीत की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था, सोवियत संघ। और रूस सोवियत संघ बनाने के लिए यूक्रेन के कुछ जगहों को निशाना बनाना चाहता था, और अगर उन जगहों को निशाना बना करके उसने अपने हिस्से कर लिया है, तो ये बड़ी कामयाबी रूस के हिस्से गई है। ट्रंप के प्लान विस्तारवाद ने दुनिया में सियासी समीकरण बदल दिए हैं। म्यूनिख शिखर सम्मेलन में जहां एक और ईरान पर कसता शिकंजा चर्चा का विषय रहा, तो वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध मुख्य मुद्दों में से एक रहा। ज़ेलेंस्की ने एक और तो यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की, उनके सामने हथियारों की डिमांड रखी, तो वहीं यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखने का ऐलान कर दिया।
जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन यूरोप और अमेरिका पर हथियारों की सप्लाई के लिए निर्भर रहा। हालांकि बाद में अमेरिका से दूरी बन गई, लेकिन यूरोप अभी भी साथ है। हालांकि यूरोप के साथ की सबसे बड़ी वजह है कि यूरोपीय देशों को अमेरिका पर भरोसा नहीं रह गया। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका अब उनकी सुरक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, जबकि रूस आक्रामक होता जा रहा है। ऐसे में यूरोपीय देश ज्यादा से ज्यादा समय तक रूस को जंग में उलझाए रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें तैयारियों के लिए समय मिल जाए। म्यूनिख में सबसे ज्यादा चर्चा में रही ईरान के अपदस्थ राजकुमार रजा पहलवी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात। म्यूनिख में रजा पहलवी ने दुनिया भर के लोगों से ईरान सरकार के खिलाफ समर्थन मांगा, जिसके बाद यूरोप के कई इलाकों में प्रदर्शन भी शुरू हो गए। माना जा रहा है कि रजा पहलवी और जेलेंस्की की मुलाकात में ईरान में तख्ता पलट पर चर्चा हुई। दरअसल जेलेंस्की को उम्मीद है कि अगर ईरान में खामनेई सरकार का तख्ता पलट होता है तो रूस को मिलने वाली ड्रोन की सप्लाई रुक सकती है, जिससे यूक्रेन में तबाही की आग कुछ कम हो सकती है। जाहिर है कि जेलेंस्की और पहलवी की मुलाकात की पृष्ठभूमि में भी ईरान और रूस के संबंध ही रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब आइए आपको बता दें कि इस जंग में साल दर साल आखिरकार हुआ क्या है। इस जंग की जो शुरुआत है वो साल 2022 में हुई थी। अब साल 2022 में जब शुरुआत हुई थी तो रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा सैन्य हमला भी देखने को मिला था। इसके बाद क्या हुआ वो भी जरा जान लीजिए। कीव, खार्किव और मारियोपोल पर भीषण बमबारी की गई थी। ये सबसे पहले देखने को मिला था इस जंग के दौरान। 22 फरवरी 2022 की वो तारीख थी। इसके बाद लाखों लोग देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। इस युद्ध के दौरान ये बताया जा रहा है कि 20 लाख लोग मारे गए हैं और 90 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध इस दौरान रूस पर देखने को मिले थे। रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध इंपोज किए गए थे, लेकिन रूस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 2023 आती है, जंग और ज्यादा लंबी हो जाती है, मोर्चों पर जबरदस्त लड़ाई होती है, सीमित यहाँ पर बढ़त भी देखने को मिलती है। ये पूरी तरीके से ये बताता है कि जंग का विस्तार दरअसल हो चुका है और जंग अब कहाँ जाकर के रुकेगी, यानी ये रुकेगी भी या नहीं रुकेगी ये समझना नामुमकिन हो गया था। 2023 में ही यूक्रेन को नेटो देशों से हथियारों की मदद मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि अब तक लगातार जारी है और उसी के भरोसे अभी तक कहीं ना कहीं यूक्रेन टिका हुआ है इस युद्ध में। ऊर्जा संकट देखने को मिलता है, वैश्विक महंगाई भी इस दौरान बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। वैश्विक महंगाई बढ़ते हुए हमने सबने नोटिस की। नागरिक इलाकों पर हमले लगातार जारी रहते हैं। तो ये स्थिति रही है। अब आप समझ जाइए कि ये स्थिति कितनी ज्यादा भयावह थी कि इतने सारे लोगों का देश छोड़ करके जाना और इसके साथ साथ पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध, फिर भी रूस का ना रुकना। अब जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिरकार इन 4 सालों में अभी तक जंग कहां पहुंच चुकी है। 12 इलाके क्या सच में हथियार लिए गए हैं, ये भी दावा जो किया जा रहा है वो सच भी है या नहीं। म्यूनिख में रजा पहलवी ने ईरान में सत्ता परिवर्तन में सहयोग की मांग की। जेलेंस्की ने रजा पहलवी की तारीफ की तो वहीं ट्रंप भी मान रहे हैं कि ईरान में खामनेई सरकार का पतन ही एकमात्र विकल्प बचा है।
रजा पहलवी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान ईरान में सत्ता परिवर्तन पर बात हुई। अगर खामनेई सरकार गिरती है तो रूस को शाहिद ड्रोन की सप्लाई ठप हो सकती है। बताया जा रहा है कि रूस रोजाना यूक्रेन पर करीब 200 ड्रोन से हमला करता है। इनके निशाने पर हीटिंग सिस्टम और यूक्रेनी सैन्य ठिकाने रहते हैं। रूस में ही अब शाहिद ड्रोन को गैरॉन 2 ड्रोन के नाम से बनाया जा रहा है। ये सस्ते ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझा देते हैं, साथ ही यूक्रेन में तबाही मचाते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच अगले दौर की वार्ता होने जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन की सेना ने फिलहाल यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हमले रोक दिए। यह भी माना जा रहा है कि पुतिन वार्ता से पहले ही रूस के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि एक तो बातचीत के टेबल पर उनका पक्ष मजबूत रहे और दूसरी ओर अगर कुछ हिस्सा गंवाना भी पड़े तब भी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूसी झंडा लहराता रहे। रूस काला सागर से सटे ओडेसा पर भी हमले कर रहा है। यहाँ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही शहरों में मौजूद सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ताकि ओडेसा का यूक्रेन के साथ संपर्क कट जाए। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।